जय हिंद दोस्तों, द विजन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 के हमारे अतीत भाग 3 जो हिस्ट्री का पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे और एक एक बारीक चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, द विजन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 के एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान के हमारे अतीत का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की ओर। प्रारंभिक कथन मतलब शुरुआती बयान है ना। किसी भी विषय में जो शुरुआत में बयान होता है उसी को बोलते हैं प्रारंभिक कथन। कैसे, कब और कहाँ, मतलब क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, मतलब तारीख दिनांक कितनी महत्वपूर्ण होती है, आवश्यक होती है। एक वक्त था, एक समय था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। एक समय था जब इतिहासकार मतलब इतिहास लिखने वाले अपने तारीख के जादू में ही खोए रहते थे, मतलब तारीखों में ही खोए रहते थे कि कौन सा तारीख में क्या हुआ, कौन सा राजा कब सिंहासन पर बैठा, कौन सा राजा कौन सा युद्ध कब किया। इस तरह के तारीखों में एक समय खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजोपोशी हुई, ताजोपोशी हुई मतलब जब राजा का राज सिंहासन होता था उस समय जो उत्सव मनाया जाता था उसको बोलते हैं ताजोपोशी। कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। मतलब लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं कि इतिहास बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है ना। इसमें रुचि बहुत कम लोग लेते हैं क्योंकि इतिहास में बहुत सारे तारीखों को हमको रटना पड़ता है। बस तारीखें रटते चलें जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? नहीं, इतिहास के बारे में यह धारणा सही नहीं है। इनमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। मतलब इतिहास सब्जेक्ट हम उसी को बोलते हैं जो हमारे अतीत के बारे में बताता है। अतीत के बारे में मतलब जो हमारे अतीत में बीत गया, हमारे पास्ट की सभी चीज़ों को बीत गया है तो उसी के बारे में बताता है, मतलब अलग अलग बदलाव के बारे में बताता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, मतलब जैसे ही हम बीते हुए समय का और अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान मतलब अभी जो समय चल रहा है का तुलना करते हैं, मतलब मापते हैं। एक तराजू पर इधर रखते हैं, एक तराजू पर इधर रखते हैं। तराजू नहीं, मतलब कहने का मतलब दोनों को एक साथ देखने की जब हम लोग कोशिश करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा मतलब रोज की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि जो हम लोग आज देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम कभी कभी अचंभे हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इतिहास के बारे में वाकई पूछते हैं। जो सच्चाई है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जब आदमी चाय
पीता है कभी कभी सड़क के किनारे या कॉफ़ी पीता है सड़क के किनारे, तो बच्चे सोचते हैं कि क्या पहले भी ऐसे ही लोग सड़क के किनारे चाय या कॉफ़ी पीते होंगे। यही तो इतिहास है कि हमें पास्ट की बातों को बताता है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है, मतलब जहन मतलब मन, मतलब जब कोई रेलगाड़ी पर बैठता है तो जब खिड़की से झांकते हैं तो सबके मन में यह सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। मतलब जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले जब रेलगाड़ी नहीं थे तो लोग एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की कार्य कैसे करते थे। जब हम सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो यह जानने की कोशिश करते हैं जब पहले अखबार नहीं था तो लोग समाचार मतलब कहाँ क्या हो रहा है जानने की मतलब कैसे जानते थे। इस तरह की चीज़ें हम जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आगे देखिए है गतिविधि। चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था या नीति। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था या नीति है जिसमें कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश या क्षेत्र या समाज पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि उपनिवेशवाद का अर्थ है कि जब कोई एक शक्तिशाली आदमी हो या देश हो अपना प्रभुत्व किसी छोटे देश या छोटे आदमी पर जमा लेता है, सारी तरीके से उसका इकोनॉमी सिस्टम, सामाजिक सिस्टम है ना, सब अपने अंदर ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। दूसरे शब्दों में हम जान सकते हैं कि यह उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एक देश दूसरे क्षेत्र या देश को अपना उपनिवेश बना लेता है। उपनिवेश को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी बना लेता है। ये देखिए दोस्तों, ये है चित्र 1। चित्र 1 में देखिए क्या दिखाया गया है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। चित्र 1 में क्या दिखाया गया है कि ब्राह्मण लोग हैं सो ब्रिटेनिया कौन थी? ब्रिटेन की शासिका थी, को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। देखिए जी, जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र। पहले नक्शा कौन तैयार किया था? जेम्स रेनेल ने 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ, मतलब इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक मतलब अपनी इच्छा से अपने पवित्र प्राचीन ग्रंथ किसको सौंप रहे हैं? ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। भारत के लोग जो है सो अपने प्राचीन ग्रंथ शास्त्र ब्रिटेनिया को स्वेच्छापूर्वक सौंप रहे हैं, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। मानव इससे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है।
जब एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। मतलब समाज जो है सो इतिहास को एक तारीख या एक महीने एक साल से नहीं देखना चाहिए। हमेशा उसकी लंबी पीरियड होती है, इतिहास की लंबी तारीखें होती है। जैसे भारत के लोग पहले चाय नहीं पीता था, लेकिन अभी देखिएगा अधिकांश लोग लगभग 90% लोग चाय पीने लगे हैं। क्या ये एक दिन में शुरुआत हो गई? क्या सुबह उठे और लोग चाय पीना शुरू कर दिए? इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती है। चाय पीने का जो शुरुआत हुआ, इसकी तिथि किसी को नहीं मालूम है। धीरे धीरे आदत लगता गया और लोग चाय और कॉफ़ी पीने के आदी हो गए हैं। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन के स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। मतलब देखिए, अभी के समय में चाय पीने लोग कब चालू किए? हमारे यहाँ अंग्रेज एग्जैक्ट किस तिथि का आया था, सभी घटनाओं को तारीख में रखना मुश्किल है। एग्जैक्ट तारीख हमने बता सकते हैं, उसकी अवधि से देखा जाता है। लेकिन लोग जो थे सो इतिहास को तारीखों की नज़र से देखते हैं। क्यों? जब पहले के ज़माने में युद्ध या बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरा को इतिहास माना जाता था, तो केवल तारीख ही तारीख होता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। मतलब केवल इतिहास, पहले के ज़माने में केवल इतिहास राजा के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि 2 साल की इतिहास की किताब में आपने देखा है, अब जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। मतलब पहले के इतिहासकार जैसा नहीं कि राजा के इर्द गिर्द ही पूरा इतिहास को लिख देते थे। अब के इतिहासकार केवल तारीख को छोड़कर और दूसरे मुद्दों में भी रुचि रखने लगे हैं, दूसरे मुद्दों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वैसे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति समाज किस तरह बदले। मतलब इतिहासकार अब समाज के बारे में, पहले की समाज कैसी थी, पहले की जीविका कैसे थी, पहले लोग कैसे रहते थे, उसकी संस्कृति क्या थी, रहन सहन क्या था, कैसे रियासत बना, मतलब कैसे राज्य बना, कैसे जनपद बना, इस सब के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं।
अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेटिंग, डलहौजी। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये देखिए, ये चित्र 2 है। चित्र 1 में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि कैसे ब्राह्मण लोग अपने प्राचीन शास्त्र ब्रिटिश की प्रतीक चिन्ह ब्रिटानिया को समर्पित करते हुए दिखाया गया है। तो ये चित्र 2 है, ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचि चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई। यहाँ पे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन की रानी की तीसरा बेटा का नाम क्या था? आर्थर। और आर्थर को कौन सी पदवी दी गई? ड्यूक ऑफ कनॉट। केनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, गर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। मतलब इतिहास में हम केवल क्या पढ़ रहे थे? किसी राजा की ताजोपोशी, मतलब कब उसका क्या हुआ, कब बच्चा हुआ, कब कौन सी लड़ाई लड़ी, कब गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो क्या पढ़ने लगे कि कौन सा गवर्नर कौन सा काम किया, कब क्या किया, कब कौन सा नीति बनाई। ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी। मतलब इतिहास को ऐसे दर्शाया गया कि जो भी हैं इन्हीं लोगों के भी मतलब है, यही लोग हैं। इससे बाहर दुनिया की कोई चीज घटित नहीं हो रही है जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को किस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके।
इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथि महत्वपूर्ण हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो अभी तक इतिहास लिखा गया, केवल गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द इतिहास को घुमाया गया। भारतीय लोगों और भारतीय संस्कृति, भारत के लोगों के साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। अब इतिहास को बदलने की समय है। हमें सारे तारीखों को बदलना होगा और एक इतिहास का खाका तैयार करना होगा। खाका मतलब ढांचा, बनावट तैयार करना होगा और नए सिरे से नए तिथियों के साथ इतिहास को लिखने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये चित्र 3 है। जो चित्र में दिखाया गया है वे वारेन हेस्टिंग हैं। चित्र 3, वारेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन कब बने? 1773 ईस्वी में। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उन्हें उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। हम अवधियों को कैसे तय करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम तारीख जो होता है उसको कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल्स ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। एक जेम्स मिल्स नामक एक अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। उन्होंने 1817 ईस्वी में इतिहास को, किसके इतिहास को? ब्रिटेन और भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। किताब का नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोग ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? मतलब 3 खंडों में उन्होंने बांट दिया इतिहास को, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, और अधिकांश लोग जो थे सो इस बंटवारे को मान भी लिए। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम मतलब इतिहास को हम कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि हमें इतिहास को समझने में आसानी हो। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मसालों में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उन समझदारी से ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक की सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए
ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? हिंदुस्तान को लेकर मिल का ये सुझाव था, मतलब उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं सो अपना जीवन सुखी जीवन अभी नहीं बिता रहे हैं। अंग्रेजी सरकार को पूरा हिंदुस्तान के भूभाग पर, मतलब उनके ज़मीन पर जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उनके ज़मीन पर कब्जा कर लेना चाहिए और उनको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करना चाहिए। क्या इतिहास के इस दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। जैसे मिल ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, 3 कालों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। वहीं अन्य इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। कैसे? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास पर युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? क्वेश्चन है, औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजकुमारों को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण किसको कहते हैं? जब एक देश पर दूसरे देश का शासन हो जाता है, मतलब दूसरे देश एक देश पर कब्जा कर लेता है और उसके रीति रिवाज, तौर तरीके, नापसंद पसंद, मूल मान्यताओं पर दूसरे देश का प्रभाव पड़ने लगता है, वो अपना संस्कृति थोपने लगता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव आने लगते हैं,
तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी अतीतों का केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों का मानना था कि कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसको लिखना अति आवश्यक है। क्यों लिखना अति आवश्यक है भाई? इसलिए लिखना अति आवश्यक है क्योंकि लिखा हुआ चीज़ हमेशा के लिए रहता है और उस पर हम वाद विवाद कर सकते हैं, उसको मंथन कर सकते हैं कि इसमें क्या कमी रही, क्या और सुधार करना चाहिए। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव और कुछ नहीं सिपाही काम पर ना आए। ये चित्र 4 है। चित्र 4 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय लेखागार कब बनाया गया? 1920 ईस्वी के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी।
इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की नई नई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण मतलब जांच। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ये चित्र संख्या 5 है। चित्र 5 शरीफे का पौधा 1770 का दशक। मतलब 1770 ईस्वी में देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान देते थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। चित्र 7 1857 के विद्रोही। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खरोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। मतलब जो अंग्रेज रिकॉर्ड्स रखते थे, जो संग्रहालय बनाए थे, सो अपने फायदे के लिए बनाए थे। उससे अंग्रेज अपनी सोच, अपने तरीके से अपने चीज़ों को ढालकर उसमें सुरक्षित रखते थे। बाहर की दुनिया में मतलब भारत के अन्य लोग क्या सोचते हैं, उसके अनुसार उसमें कोई चीज़ लिखा नहीं जाता था। और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाजा से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा और स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे छपाई की। मतलब अगर अंग्रेज जो अपने रिकॉर्ड्स रखते थे, उसके अलावा अगर हमको इतिहास को एक पक्ष में नहीं पूरा संपूर्ण तरीके से निष्पक्ष जानना है तो और दूसरों लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, जो तीर्थ यात्री आए थे दूसरे देशों से,
उसके द्वारा लिखा गया इतिहास को पढ़ना होगा और समझना होगा, ताकि हम इतिहास को निष्पक्ष जांच सकें। तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लग सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ आने लगेगी। इंसानों के खाने के लिए लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस बाऊ चिखाने से आने वाले घटिया भोजन की खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 को लिखा गया ये समाचार पत्र है। अब देखिए चैप्टर जो था 1, प्रारंभिक कथन, कब, कैसे और क्यों, कहाँ खत्म हो चुका है। अब इसका क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग अगले भाग में करेंगे। फिर भी इसका जो फिर से याद करें, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, सही या गलत बताइए। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुसलमान, ईसाई 3 काल खंडों में बांट दिया था। सही है। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। नहीं, ये गलत है। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने को नहीं मिलता था, क्योंकि सरकारी दस्तावेज अपने तरीके से लिखे जाते थे और उसमें आम लोगों की कोई भूमिका नहीं होती थी। ये गलत है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। ये सही है, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर हम सर्वेक्षण करेंगे तो हमें वहाँ के स्थानीय लोगों के, स्थानीय पशुओं के या स्थानीय पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तो शासन चलाने में हमको सहायता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। इसका क्वेश्चन आंसर जो लिखित रूप में होगा, आइए विचार करें। इसको लिख के हम इसका क्वेश्चन आंसर बनाकर हम अगले पार्ट में इसको देखेंगे और अच्छी तरह से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी विद्यार्थी को जो 8th में पढ़ रहे हैं उसको कोई परेशानी ना हो। तो जय हिंद, जय भारत।